आज सभी का स्वागत है। आज इस प्रोग्राम में स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी जो डॉक्टर अंबेडकर चेयर है, उसके तत्वाधान में आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस का सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आज के दिवस ही उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। और आज हम ये सारी जो उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है भारत के लिए और विश्व के लिए, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज चर्चा का विषय यही रहेगा कि कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर अंबेडकर जी इन फॉर द इंडिया। और इसी कड़ी में मैं हमारे बीच में हैं जस्टिस राजेश चंद्रा जी, उनका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हैं प्रोफेसर डॉक्टर वैभव गोयल भारती जी, उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर संदीप कुमार जी हैं जो डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, उनका भी स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे बीच में हैं डॉक्टर इंदिरा सिंह, विभागाध्यक्ष शिक्षा विभाग, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा और धन्यवाद कि आप लोग सब आए। हमारे बीच में आज के स्पीकर जो कि स्पेशल रेफरेंस आप बोलेंगे, डॉक्टर परवीन कुमार जी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बुद्धिस्ट स्टडी, स्वामी विवेकानंद सुभारती से हैं, आपका भी स्वागत है सर। अन्य जो हमारे बीच में जो हमारे कोलैबोरेशन है, प्रोफेसर सुधीर त्यागी जी जो डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड सोशल साइंस के से हैं, आपने हमें इस प्रोग्राम के आप सहयोगी हैं। आपकी पूरी फैकल्टी और आपके साथ जितने भी साथी लोग हैं उन सभी का धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी पार्टिसिपेंट रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट का स्वागत है इस सिंपोजिया में, जो कि आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर आयोजित कर रहे हैं। एंड डॉक्टर अंबेडकर is not a just human, we can say he was a superhuman. When I have just read about the Dr. Ambedkar, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहती है कि he was the topper of 100 years। जब उन्होंने निकाली थी हिस्ट्री, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की, then he told that he was the bright students of this कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और ये नहीं, वो केवल एक ईयर का नहीं था बल्कि 100 ईयर्स में जो उन्होंने निकाला था डाटा कि 100 ईयर्स में हु वाज द ब्राइट स्टूडेंट ऑफ द कोलंबिया यूनिवर्सिटी, उसमें निकली थी कि डॉक्टर अंबेडकर इज़ ए ब्राइट स्टूडेंट्स फॉर द 100 ईयर्स। तो आप ही कह सकते हैं द मैन। और जब वो हम देखते हैं कि व्हेन ही बॉर्न, वो एक फैमिली से बिलोंग करते थे और सोसाइटी की बात करें तो एक उस समय नेग्लेक्टिंग माना जाता था, बट ही अचीव द टॉप मोस्ट पोजिशन। अगर हम देखें एजुकेशन में देखें, ही अर्न्स लॉट्स ऑफ एजुकेशनल डिग्री, ही अर्न्स लॉट्स ऑफ, अगर हम देखें रिकॉग्निशंस। एंड टुडे एवरीबडी इज नोन एंड वी आर सेलिब्रेटिंग द महानिर्वाण डे ऑफ द डॉक्टर अंबेडकर। क्योंकि 6 दिसंबर अगर हम बात करें, आज की जो डेट है, कॉन्स्टिट्यूशंस तो जब पैदा हुए थे उसके बाद से धीरे धीरे एजुकेशन उनकी चलती रही, लेकिन आफ्टर डेथ भी उनको आज याद किया जाता है। एंड दिस इज द लीजेंड ऑफ द शख्सियत या लीजेंड ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। और आज जब हमारे बीच में बहुत से लोग हैं, तो मैं अपनी स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमारे पास एक चेयर है डॉक्टर अंबेडकर चेयर, एंड डॉक्टर अंबेडकर चेयर्स के हमारे पास मेम्बरान्स हैं, एंड आई वेलकम ऑल द मेंबर्स, ऑल द डिग्निटरीज, ऑल द एक्सपर्ट्स, ऑल द एचओडीज, ऑल द पार्टिसिपेट, ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस सिंपोजिया। सिंपोजिया का हमारा कहने का अर्थ ये था कि वी विल डिस्कस विच ईच अदर कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर अंबेडकर एंड व्हाट ही गेव to us and what we learned from the education of the Dr. Ambedkar. इसलिए डिसाइड किया गया कि we will just celebrate, and I thank you to all of you because it is a very short invitation I have given. We have circulated to you, but you just really, it is a great salute to all of you that you just present here and you are here. So really it is a great pleasure for not me, but it is everybody, because just he was a part of
great India, and he is not a social reformer. He was also the, we can say, jurist, economist, and visionary. We can say he born 14 April 1891, and in Mawa. Now it is in मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव महुआ था और उसमें वो पैदा हुए. एंड देन ही बिलोंग टू ए मार्जिनलाइज कम्युनिटी. जैसे मैंने कहा कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी अगर हम देखें, बहुत मैंने ऐसे रिच फैमिली से नहीं थे, बल्कि एक मार्जिनलाइज फैमिली से बिलोंग करते थे. एंड देन ही फेस द सेवरल डिस्क्रिमिनेशन. उन्होंने कई डिस्क्रिमिनेशन फेस किए थे इन हिज ओन लाइफ. एंड उसके बाद भी डिस्पाइट द इमेंस द सोशल बैरियर, डॉक्टर अंबेडकर परस्यू द हायर एजुकेशन. जैसे मैंने कहा कि इंडिया के अंदर ही नहीं, बल्कि ये जस्ट उनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी अगर देखें तो वहाँ पे भी थे. एंड देन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनको एडमिशन मिलता है. उसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो मार्जिनलाइज, हम कहते हैं कि वी हैव नो मनी एंड वी हैव नो एनी थिंग्स, हाउ कैन वी जस्ट परस्यू माई एजुकेशन. तो अगर आप देखें, अगर बिलेंसी है तो वी कैन डू समथिंग फॉर आवर सोसाइटी. एंड यही नहीं, और उन्होंने पूरी लाइफ को डिवोट किया है. एंड देन ही अपलिफ्टमेंट ऑफ द जो हमारे ऑप्रेस्ड थे, या पर्टिकुलरली द शेड्यूल कास्ट, दलित जिनको कहा जाता है, और उनको स्ट्रांगली उनके साथ वो खड़े रहे. और यही नहीं, लास्ट टाइम आई हैव डिस्कस विद आवर कमेटी मेंबर्स एंड आई लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट द डॉक्टर अंबेडकर जी. एंड उन्होंने बताया कि 1 लाख लोगों को एक साथ लेके बुद्धिज्म का जो फैक्ट लेके आए थे, और बुद्धिज्म की तरफ भी लेके आए. मैंने उनके, अगर हम ग्रेट फिलॉसफी को देखें कि व्हाट ही थिंक अबाउट द बुद्धिज्म, जहाँ उन्होंने कहा अहिंसा, सत्य और अस्तेय अपरिग्रह. जब हम इसकी बात करते हैं, ही जन लॉट्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ द बुद्धिज्म के भी ज्ञाता थे. और उनको एक चीज़ और कहा जाता है, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की बात है, टुडे वी आर जस्ट लिसनिंग अबाउट द सो मेनी न्यूज चैनल्स, तो उनको कहा जाता है कि ही वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एक उनको अगर हम देखें कि चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का, और आज भी वो रिलेवेंस है. अगर हम देखें, आप ये देखें कि आफ्टर 75 ईयर्स, अगर हमें 73 का अप्रॉक्स अगर 1950 से लगाएं, तो जब से लागू हुआ, अगर हम देखें, आज भी रिलेवेंस है. एंड वी आर थिंकिंग दैट कि जो भी उसमें, चाहे अमेंडमेंट का भी उन्होंने प्रोविज़न दिया, सुधारने का प्रोविज़न दिया, तो क्या सोच होगी उनकी कि व्हेन वी ड्राफ्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन. और ऐसा भी नहीं कि सो मेनी डिस्कशन ऑलरेडी जस्ट हैपन इन इंडिया, इन अब्रॉड, बहुत से डिस्कशन हुए, लेकिन सारे डिस्कशन में वी हैव थिंकिंग दैट कि हमें पाते हैं कि वी जस्ट टेक द रेफरेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगेन, उसका आंसर वहीं ढूंढने की कोशिश करते हैं. फिर कितना भी डिस्कशन हो जाए कि व्हाट प्रोविजन ही जस्ट सजेस्टेड इन हिज दिस, वी कैन से द बुक कॉन्स्टिट्यूशन, तो लास्ट में सॉल्यूशन भी वहीं मिलता है. चाहे हमारी न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका है, और चाहे हमारी डेमोक्रेसी में अगर हम लीडर्स की बात करें, तो तीनों स्तंभ जो हैं वो मैंने उनकी तरफ देखते हैं कि यस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है. तो ऐसे मैंने आज उनका, क्योंकि एक्चुअल में निर्माण हुआ, तो हम कहते हैं कि निर्माण नहीं, बल्कि वी आर सेलिब्रेटिंग दिस डे. हमारे बीच नहीं गए, बल्कि उन्होंने, दे हैव जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस, कि हमने बहुत सी चीज़ें यहाँ पे रखी. एंड अम्बेडकर कंट्रीब्यूशन, अगर इंडिया फर्स्ट लॉ की बात करें, मैंने उनका कंट्रीब्यूशन था. देन जस्टिस मिनिस्टर एडवोकेटिंग द प्रोग्रेसिव रिफॉर्म फॉर द वुमेन्स ऑल्सो. इन ईच सेक्शन, हर सेक्शन में उन्होंने बात की, और इसी के लिए हम आज है. तो एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ बहुत ही तहे दिल से, स्वामी विवेकानंद सुभारती चेयर की तरफ से. आप सब यहाँ पे उपस्थित हैं, और रियली इट वॉज ए जस्ट, ये था कि हमारे वी आर गेट टुगेदर एंड वी जस्ट सेलिब्रेट. एंड फॉर्मल वेलकम मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बट एवरीबडी नोज दैट कि हु इज़ द डॉक्टर अंबेडकर. वह आज हर के उसमें, वो मरने के बाद भी हर जीवित हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू में, और हम देखें कि हर विचारधारा जो है उनसे ओतप्रेत है. तो थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप शॉर्ट इन्विटेशन में आए, और मैं आप सब से आग्रह करूँगा कि एक थोड़ा सा 2 हम अर्पित करेंगे फूल उनके
पिक्चर पे, उनकी फ़ोटो पे, तो हम ट्रिब्यूट करें। प्लीज़ कम। हमारे कोलैबोरेटर पार्टनर्स डॉक्टर सुधीर त्यागी जी से आग्रह करूंगा, जो डीन एफएसएस हैं, कि आप दो शब्द से उनके बारे में कुछ वक्तव्य कहें। डॉक्टर सुधीर त्यागी जी, प्लीज़। जैसा कि आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आज हम उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद। बाबा साहब का जीवन समाज के दबे कुचले वर्गों के लिए समर्पित रहा। उन्होंने उस वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए विशेष जोर दिया और अपना पूरा जीवन लगाया जिस वर्ग तक शिक्षा पहुंचती नहीं थी। उन्होंने कहा कि शिक्षित बने, शिक्षित होंगे तो सब कुछ हासिल हो जाएगा। वास्तविकता ही है ये जीवन की कि अगर आप शिक्षित हैं तो आप चाहे किसी भी कर्म में हो, किसी भी कार्य को कर रहे हो, चाहे अध्यापन कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो शिक्षा एक ऐसा मार्ग है जिससे हमारा जीवन आगे बढ़ता है। उन्होंने उस पर बल दिया। आज हम देखते हैं कि उनके जो आदर्श थे हर क्षेत्र में चरितार्थ हो रहे हैं। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए बस इतना कहूँगा कि हम उनके द्वारा स्थापित मूल्यों को अपने जीवन में साकार करें, तभी हम आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने जैसे विचार रखा कि एजुकेशन एक महत्वपूर्ण वेपन है और हथियार हम कहेंगे इसको, कि जो कि समाज के उत्थान में और आगे बढ़ने में मदद करेगा। लेकिन साथ ही हमारे बीच एक एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर परवीन कुमार जी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। वी वेलकम यू सर, एंड प्लीज इनलाइट द डॉक्टर अंबेडकर एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू बुद्ध धर्म and special reference of Nivayana. Sir, please. I have got instruction to finish my talk within 5 minutes, although I feel that it's not possible, but I'll try my level best. First important thing that concept Mahaparinibban, we need to understand it. This is see that a Nibban word, it occupies the most important place in the Buddhist philosophy. And when the person, he becomes free from in the cycle of birth and death, this word is a Nibbana. But it stands for in the ordinary person like me, you and the others. But Mahaparinibban word, it stands for the very enlightened person like Buddha and Ambedkar. And both these two persons received, they became enlightened by the dint of in their own effort in the Indian history. So the Mahaparinibban word, it is a very important word and it occupies the most important place in the Buddhist philosophy, and it stands for in the great personality like in the Baba Sahib and the Lord Buddha. Another important thing is this Navyana Buddhism. This is a new vehicle. Navyana Buddhism, a new form of the Buddhism which was founded by Baba Sahib, and it was really different from in the Theravada and Mahayana tradition of the Buddhism which were earlier in existence 2500 years ago. And this is Navyana Buddhism, it talks about social justice, equality and the liberty. These are three most important things which Ambedkar Sahib learned from in the Pali scriptures. But in order to understand this topic, Dr. Ambedkar and his contribution to Buddha Dharma with a special reference to Navyana, we need to understand the social structure in which the Baba Sahib was born and brought up. As we know that he was from in the Mahar community,
And this Indian social structure was based on the Varna system, and the first reference of in the Varna system goes back to in the Rigveda of the Purushokta 10 Mandalas, where it is mentioned that the Brahmin originated from in the mouth of the Brahma, and the Shudras originated from in the feet of the Brahma. And because of this social structure, Ambedkar Sahib was born. He was from the marginalized section, as Anuj Raj said, mentioned, and that's why because of his low community, he faced numerous discrimination in the society. Despite of his immense spirit, he was really badly treated in his school days. When we go by the life sketch of Baba Sahib, so he wanted to challenge the existing social structure, and he was a well-read person. His exposure to Eastern philosophy and many other philosophy is he realized that education is the most weapon through which that he wanted to challenge this existing system. And that's why he wrote many scriptures like Christianity, Islam, Sikhism, and Buddhism. And in the year 1935 that he left Hinduism, he declared that now I am not Hindu. I have born as a Hindu, but I will not prefer to die as a Hindu. So every representative of in the Islam, Christianity, and Sikh, they were all pleased. And they offered him, and as if I am not mistaken, I read somewhere that the Islamic people, the Nizam, he offered him a 5 crore rupees that you adopt this Islam, you become Islam. But the Baba Sahib denied it. He wanted to adopt this indigenous religion, and he went for the Buddhism. And he read the Buddhist scriptures. Though he was not really convinced by the philosophical teachings of the Buddha, rather he was convinced by the social teachings of the Buddha, and he read that the social philosophy of the Buddha. And when we go by the social teaching, although see that Buddha was a very practical, pragmatic philosopher, and he was more concerned with the suffering and how to get rid for in the suffering. But whenever he got the opportunity, he spoke on the social issues. And there is one Pali text, Sutta Nipath, where it is clearly mentioned that Buddha has mentioned, he has conveyed his message, na jaccha vaslo hoti, na vaslo hoti brahmano, kamuna vaslo hoti, kamuna hoti brahmano. No one becomes a Brahmin by taking merely birth in the Brahmin community, and no one becomes a Shudras by taking merely birth in the Shudras community. It is your action which determines either you are a Brahmin or you are a Shudras. There is a Dhampa text, and a scholar like Radhakrishnan calls it a Gita of Buddhism. There is one a Brahmin Vag. And a Brahmin Vag it is written that who is a Brahmin? There is a clearly mentioned that a Chindam Sotam Prakamam Kami Panud Brahmana Sankharang Khayang Yatva Yagatu Suchi Brahmana. Yada Daveshu Dhammeshu Pargu Hoti Brahmano Athas Sabbe Sanjoga Atham Gachanti Janto. If I explain it, it will take a long time, so I am not going that. What I mean to say, that Baba Sahib was very much influenced and convinced by these social teachings of in the Buddha. He adopted Buddhism because he felt, he realized that social teachings of the Buddha is best suited for his purpose. And he became a Buddhist, and on 14th October 1956, he converted himself into the Buddhism with 5 lakhs people. And the kind of Buddhism which he founded, it is a Navayana Buddhism, which talks about liberty, equality, fraternity, social justice, and we badly need it in the today's society. We need to move on these lines that are prescribed and given by Baba Sahib. Thank you very much. Now I just invited the Professor Sandeep Kumar sir to speak the few lines about the Buddhism. Jai Hind. Respected Chandra sir, Vaibhav sir, Sudhir Tyagi sir, Ritesh sir, Professor Indra madam, Professor Anuj, Parveen sir, Tiwari ji, और हमारे त्यागी जी, and rest other dignitaries, faculty members, scholars. सबसे पहले तो मैं आप सभी को, खासकर प्रोफेसर अनुज को ये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने शिक्षा संकाय में ये एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसका पहले से बिल्कुल पता भी नहीं था,
और एक बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको कर पा रहे हैं। तो ये सभी के कंट्रीब्यूशन से है, कहीं ना कहीं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप समय निकाल कर यहाँ आए। जैसा आज विषय है, बाबा साहब के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, बुद्धिज्म के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। मैंने ऐसा देखा है और सुना है, पढ़ने की नहीं कह रहा हूँ, देखा है और सुना है कि ज़्यादातर हम लोग ऐसा मानते हैं कि बाबा साहब ने जो उत्थान की बात की वो सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए की, दलितों के लिए, कि मैं ऐसा नहीं मानता, ऐसा है भी नहीं। अगर हम बात करें आज के इकोनॉमिकल फाउंडेशन की, तो बाबा साहब का आर्टिकल सबसे पहला बेस था 1923 में, प्रॉब्लम ऑफ रुपी, जिसके बेस के ऊपर ही हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ। हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हम सब लोग जानते ही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आप चेयरपर्सन थे ड्राफ्ट कमेटी के, और अभी तक भी जितने भी चेंजेस की बात करें, जहां सर हर वर्ग के रिफॉर्म की बात करें, तो बाबा साहब ने उन सब के ऊपर कहीं ना कहीं काम किया। विमेंस की बात करें तो विमेंस के लिए भी काम किया, लॉज की बात करें, कंडक्ट की बात करें, तो सब कुछ कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एकत्रित करके हमारे सामने पेश किया गया, जो सबसे बड़ा आधार है भारतवर्ष का आज भी रूल्स के लिए, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए और कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए। इकोनॉमी एक मेजर फैक्ट होता है। इकोनॉमी की बात करें तो हम एज ए फर्स्ट इकोनॉमिस्ट का नाम दे सकते हैं बाबा साहब को, क्योंकि जहाँ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनने की शुरुआत हुई और आज भी भारत का अगर सब कुछ फाइनेंस कंट्रोल होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसके बाद सारे बैंकिंग का, तो उसका बेस उन्हीं का पहला आर्टिकल था, उन्हीं की शुरुआत थी। हमारे बीच बहुत सारे लर्नेड अभी प्रोफेसर्स हैं, विद्वान हैं, सब लोग बोलेंगे। मैं पुनः आप सभी का शिक्षा संकाय की तरफ से, शिक्षा संकाय के इस प्रांगण में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, आप सब लोग आए। जय हिंद। And next, the speaker is the Dr. Professor Vaibhav Goel Bhartiya, Dean Academics and Research. And really I invite you, sir, for your valuable inputs about this symposia. Please come and share the few words on this occasion. जय हिंद वन एंड ऑल। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आज इस परिनिर्वाण दिवस पर हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले उनको नमन। आदमी के जाने के 71 साल बाद हम उन्हें याद कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन की बात यहाँ पर हुई, तो कम समय में उन कंट्रीब्यूशन की बात को हम समझना चाहें तो आदमी के जीवन में जो ज़रूरतें होती हैं, हम उस ज़रूरतों से डॉक्टर अंबेडकर को समझ सकते हैं। वित्त की बात की गई तो डॉक्टर संदीप जी ने बता दिया कि उन्होंने जो हमारा आज की तारीख में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी जो शुरुआत की गई या जो उसकी स्थापना थी, उसके पीछे का बैकग्राउंड उन्होंने तैयार किया था। तो अर्थ की बात एक तरफ हो जाती है, दूसरी तरफ बात आती है समाज की। वर्तमान समाज का जो परिप्रेक्ष्य है, अगर डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान की प्रारूप समिति थी या हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके समय जो बातें डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी वो सारी बातें मान ली गई होती, तो आज की तारीख में हमारा समाज जातियों में खंडित ना हुआ होता। आज भी अगर हम डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के विचारों की बात कर रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए आखिर कहाँ पर गलतियाँ रही। जो उनका विज़न था वो आज तक हम अचीव नहीं कर पाए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। यदि आप शिक्षित हो तो शिक्षित का मतलब आपको सही और गलत का ज्ञान है। अगर यदि आपको सही और गलत का ज्ञान है तो आप संघर्ष कर सकते हो, और अगर यदि आप संघर्ष करोगे तो आपको संगठन की जरूरत होगी, तो आप संगठित रहिए। अगर ये तीन चीज़ें हर व्यक्ति अपने जीवन में लेकर आ जाए तो डॉक्टर अंबेडकर की जो फीलिंग्स थी या उनका जो चिंतन था वो हिंदुस्तान के हर कोने में दिखाई देगा। आज की तारीख में हमें सोचना पड़ेगा, क्या हम उस तरीके से शिक्षित हैं? अगर यदि हम आज से ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे
हमारे सामने जस्टिस चंद्रा सर बैठे हुए हैं, सर के समय में जिस समय 12th का बच्चा होता था, उसका एजुकेशन 12th का होते हुए उसकी लेवल ऑफ नॉलेज क्या आज के ग्रेजुएट बच्चे के बराबर है? तो इसका मतलब शिक्षा के मायने, जो शिक्षित होने का मायना 65 साल के अपने जीवन के अंदर वो कहकर चले गए, क्या वो शिक्षित हम हो रहे हैं? शिक्षा संकाय में बैठकर आज अगर हम डॉक्टर अंबेडकर की परिनिर्वाण दिवस को आयोजित कर रहे हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा कि अगर हम शिक्षा को सही तरीके से व्यक्ति से जोड़ पाएँ तो एक बहुत बड़ा जो एक सेगमेंट है जो आज भी खाली है वो पूरा हो जाएगा। प्राचीन भारत के अंदर, हिंदुस्तान पूरे विश्व के अंदर शिक्षा के कारण उसकी पताका फहरती थी। हिंदुस्तानी शिक्षा के प्रारूप को देखने के लिए विदेशी लोग यहाँ पर आते थे और एजुकेशन टूरिज्म का सबसे बड़ा जरिया था हिंदुस्तान के अंदर। और आज की तारीख में हिंदुस्तान से लोग एजुकेशन लेने के लिए वहाँ जा रहे हैं, जो हिंदुस्तान के शिक्षा के प्रारूप को लेकर गए और उन्होंने अपने क्षेत्रों के अंदर शिक्षा के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को वहाँ डेवलप किया। तो ये फिर सोचना पड़ेगा कहाँ पर गलती रही और जो हमें सोचना था हम वो नहीं कर पाए, क्योंकि अंबेडकर जी ने जो सोचा और जो किया, आप सोचिएगा, डॉक्टर अनुज राज जी ने बताया कि जिस गांव से वो संबंध रखते थे वहाँ पर उन्होंने बहुत डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का सामना किया, लेकिन उस भेदभाव का सामना करने के बावजूद भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आज की तारीख में अगर हम जाना चाहें तो बहुत आसान नहीं है तरीका। वहाँ पर उनको न केवल रखा, वहाँ पर वो प्रोफेसर रहे, वहाँ पर उन्होंने इकोनॉमिक्स के ऊपर डिफरेंट लेक्चर्स दिए। आप सोचिए, जिस टाइम में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और जिस टाइम में हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था, उस टाइम में उन्होंने अर्थशास्त्र के ऊपर अपने व्याख्यान वहाँ पर दिए। तो हमें सोचना पड़ेगा कि वहाँ पर हमने कहाँ पर गलतियाँ की, उन्होंने कितने प्रयत्न किए होंगे। आज कुछ छात्र बैठे हैं, मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मानता हूँ कि ये पूरी जो हमारे वर्ल्ड की स्टूडेंट कम्युनिटी है उसका ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर ये छात्र सोच पाए क्या अपने जीवन के अंदर वो स्वयं से संघर्ष कर रहे हैं? शिक्षित होकर समाज में संघर्ष करना बहुत दूर की बात है। अगर हम स्वयं के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर पाते हैं तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आज के दिन ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मुख्य रूप से जो बातें की डॉक्टर संविधान सभा के अंदर, उसके अंदर पहली चीज वो आरक्षण को लागू करना नहीं चाहते थे। वो ये कहते थे अगर हमने किसी को किसी भी तरीके की बैसाखी दे दी तो ये देश हमेशा बैसाखियों पर चलेगा और देश विकसित देश नहीं बन पाएगा। आज 71 साल बाद भी जो उनका चिंतन आज़ादी के 20 साल के अंदर अचीव करने का था वो हम अचीव नहीं कर पाए हैं। फर्दर उन्होंने कहा, वो एग्री हुए, अगर रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करना है तो उसका प्रोसेस होना चाहिए। उस प्रोसेस के ऊपर वो रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए रेडी हुए और बात की गई कि 10 साल के लिए एक रिजर्वेशन पॉलिसी की जा रही है और हर 10 साल के बाद ये आम सहमति बनी, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी और देखा जाएगा हमने कितना अचीव किया और उसके बाद चिंतन करने के बाद में उसको रीवैल्यूएट करके री एग्जीक्यूट किया जाएगा। मुझे लगता है 40 साल से ऊपर के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। 89 के अंदर मंडल कमंडल आया था और क्या हम पिछले 46 साल के अंदर या पिछले 36 साल के अंदर अगर हम बात करें मंडल कमंडल के बाद की बात करें, क्या हमने कभी भी उन रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को अंबेडकर जी की आइडियोलॉजी या उनका जो चिंतन था उसके परिप्रेक्ष्य में एक बार भी विचार मंथन किया? अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयर के अंदर हम इस तरीके के विचार मंथन की श्रृंखला को शुरू कर पाते हैं तो ये वास्तव में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयर का जो एक शोध का विषय है उसके लिए एक बहुत उपयुक्त विषय रहेगा, क्योंकि आज की तारीख में हमारा हिंदुस्तान अगर डिवाइडेड है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी डिसहार्मोनी बट बिकॉज ऑफ क्लास क्लासिफिकेशन। जो हमारे
वर्ग विभेद है, इस कारण हमारा देश खंडित खंडित हो रहा है। तो अगर यदि हम वो श्रृंखला कर पाएँ कि रिजर्वेशन पॉलिसी किस तरीके की हो और ऐसी क्या मजबूरियां रहीं कि 71 साल के बाद भी हम उस रिजर्वेशन के आड़ के अंदर ज़िंदगी जी रहे हैं, क्यों हम उस पहुंच तक, उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे जहां तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पहुंचना चाहते थे। उन्होंने कहा व्यक्ति को शिक्षा अच्छी दीजिए। अगर यदि आप अच्छी शिक्षा दे देंगे तो क्या किसी को रिजर्वेशन की जरूरत पड़ेगी? हम शिक्षा के स्तर को ना बढ़ाकर लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं। तो मेरे शब्दों में तो अगर मैं अपनी बात करूं तो ये एक साफ साफ छलावा है हमारे साथ भी और डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन के साथ भी। हम संगठित हो ही नहीं सकते, बल्कि हम खंडित रह जाएंगे। तो अगर हम डॉक्टर अंबेडकर के 3 शब्दों की विवेचना करें, शिक्षित रहिए, संघर्ष कीजिए और संगठित रहिए, वो तभी मुमकिन हो पाएगा जब हम शिक्षा को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करें। और शिक्षा प्रॉपर होगी तो वहाँ पर हमें किसी तरीके के रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने रिजर्वेशन की बात कही या प्रोटेक्शन की बात करी तो उन्होंने कहा हाँ, हमारे हिंदुस्तान की 50% जनसंख्या ऐसी है जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। और उसके प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने जब 1949 के अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट थी उनके सामने बात रखी वुमेन कोड बिल के द्वारा। और उन्होंने कहा कि जो वीमेन कोड बिल है, अगर हम इसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो हम उस 50% जनसंख्या साथ में जस्टिस कर पाएंगे जिसको पिछले 250 से 300 साल के बीच में हर तरीके से प्रताड़ित किया गया है। उन्होंने कहा कि महिला की प्रताड़नाएं अगर यदि हम बाकी प्रताड़नाओं को देखेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा रही हैं। वीमेन कोड बिल के अंदर उन्होंने इक्वल पार्टिसिपेशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वीमेन एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन ऑल सेगमेंट्स, ये बात उन्होंने 1949 के अंदर की थी। उनकी बातों को उस समय दरकिनार करा गया, वो नाराज भी हुए। बहुत चिंतन है और गहन अध्ययन है। त्यागी सरकार बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। मेरी बातें कहीं गलत हों तो मुझे आप संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो ज्ञान का भंडार है, मुझे लगता है कि आप अगर यदि दिया है तो उस दिए के अंदर मैं तो एक बहुत छोटा सा चिंगारी होऊंगा उसके अंदर। लेकिन वास्तव में अगर यदि वो हिंदू कोड बिल उस समय लागू हो गया होता तो वो जो 50% जनता और जो घर को लेकर आगे चलती है महिला, घर की रीढ़ है महिला, बच्चे का भविष्य का आधार है महिला, अगर यदि एक पेड़ की जड़ सही नहीं होगी, आगे आने वाले परिवार का जड़ महिला है, अगर यदि वो महिला प्रॉपर तरीके से उसके अंदर वो संबल नहीं है, वो विश्वास नहीं है, वो भरोसा नहीं है और समाज में उसका वो स्तर नहीं है, तो वो उस छोटी पौध को क्या दे पाएगी। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात और हुई कि डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म का एक नए तरीके से शुरुआत की। मैं इसके अंदर भी एक बात, एक नए नज़रिए से बात करना चाहूँगा। डॉक्टर अंबेडकर ने बोला कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरना नहीं चाहता। इसको लोगों ने अलग अलग तरीके से, अलग अलग पड़ावों में अलग अलग तरीके से परिभाषित किया, क्योंकि इंटरप्रिटेशन तो कोई किसी भी तरीके से कर सकता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, रोको मत जाने दो। समझ रहे ना, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। मतलब एक ही शब्द, एक ही वाक्य में 4 शब्द हैं और उन 4 शब्द को अगर यदि मैं बोल रहा हूँ और सामने वाला लिख रहा है तो ये लिखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कौन सा भाव लिया। मैं चाहता था, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, उसे रोक लो मत जाने दो, लेकिन साथियों ने कह दिया रोको मत उसे जाने दो, खामखा की बातें चल रही हैं। तो इंटरप्रिटेशन हम करते चले गए। डॉक्टर अंबेडकर का ये कहने का मतलब ये था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्म के अंदर मरना नहीं चाहूँगा। कारण उन्होंने कहा कि वो हमारी सनातन व्यवस्था जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी जो उनके जीवन में उन्होंने महसूस की। और उसकी पीड़ा इतनी थी कि उन्होंने हिंदू धर्म के उस समय के ठेकेदारों को चेतना देने के लिए, जागृत करने के लिए कहा कि मैं हिंदू धर्म में मरना नहीं चाहूँगा, ताकि उनके जीवन के समय में भी वो ये देखना चाहते थे समाज के अंदर परिवर्तन आ जाए। और जब जीवन के आखिरी समय में वो बहुत बीमार थे,
वो दुखी थे, वो अपने जीवन के अंदर उन परिवर्तनों को नहीं देख पाए। उनको हर धर्म के लोगों ने, जो हर धर्म के ठेकेदार थे, प्रीचर थे, मैसेंजर्स थे, उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने धर्म में लाने के लिए हर तरीके के प्रलोभन दिए। शायद उस तरीके के प्रलोभन आज की तारीख में हमें मिल जाएं तो हमारी बहुत सारी जनसंख्या जो है वो उस तरफ चली जाएगी। लेकिन वो आखिरी सांस तक उनकी जो आस्था थी, उनका जो विश्वास था, उनका जो समर्पण था, वो हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की धरती के लिए था, और उन्होंने किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया। और अंततः सनातन धर्म का ही जो हिस्सा था, हिंदू संस्कृति का जो हिस्सा था, उन्होंने बुद्धिज्म को लिया, और वो भी सिंबॉलिक था। वो सिंबॉलिक इसलिए था कि जो लोग जाति के कारण प्रताड़ना महसूस कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप बुद्ध की राह पर चलिए। बुद्ध की राह ज्ञान की राह है। वहाँ पर भी उनका उद्देश्य केवल इतना ही था कि आप शिक्षित रहें, और शिक्षा के अंदर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और शिक्षा जो प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए संघर्ष करें और अंततः संगठित बने। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी, उसके ऊपर लगभग 1000 साल तक विदेशी आक्रांताओं ने जो राज किया, उसका कारण हम संगठित नहीं थे। तो उनका वही उद्देश्य था, संगठित बने। संगठित उन्होंने किसी जाति के लिए नहीं कहा, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं कहा, उन्होंने पूरे देश की जनसंख्या के लिए कहा कि हमें संगठित होना है। तो आज के दिन मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि उनकी आरक्षण की जो प्रणाली थी, उनकी जो भावना थी, उसके ऊपर हम श्रृंखला को यूज़ कर सकते हैं, श्रृंखला को शुरू कर सकते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयर के अंदर। हम वीमेन कोड बिल के अंदर जो महिला से संबंधित वो जो सुधार चाहते थे हमारे समाज के अंदर, हम उससे रिलेटेड एक दूसरी भाषण श्रृंखला या लेक्चर सीरीज शुरू कर सकते हैं अम्बेडकर चेयर के अंदर। तीसरा, समाज के अंदर अर्थव्यवस्था को सुधार के लिए जो उन्होंने बात की थी, वो श्रृंखला भी हम शुरू कर सकते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयर के अंदर। हमारे पास अर्थशास्त्र विभाग भी है, हमारे पास कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जो महिला स्टडीज़ यानी कि वीमेन स्टडीज़ के ऊपर अच्छा ज्ञान रखते हैं, उसको भी हम शुरू कर सकते हैं। और हमारे पास दूसरे सोशल साइंस डिपार्टमेंट्स भी हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अगर यदि हम 3 लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और साल के अंदर 36 लेक्चर ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, और ज़्यादा नहीं 25 वो लोग हर लेक्चर के अंदर बैठ जाएं जो लोग वास्तव में शिक्षित होना चाहते हैं, हिंदुस्तान को समझना चाहते हैं, अपनी संस्कृति, अपने देश, अपने पूर्वज और अपने आप को समझना चाहते हैं, तो हम पूरे साल के अंदर लगभग 800 लोगों को यहाँ पर एक बना पाएंगे। और 800 लोग, वो 800 लोगों की फ़ौज होगी जिनसे हम उम्मीद करेंगे वो 800 से 8000, 8000 से 8 लाख, से 8 करोड़, से 800 करोड़ पूरे विश्व को अंबेडकर की विचारधारा से लाभान्वित कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आभारी हूँ कि कम से कम बिना भूमिका और बिना जानकारी दिए ही सही, कम से कम आज डॉक्टर अंबेडकर जी का चिंतन इस विभाग के अंदर किया जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। Thank you, Dr. Vaibhav sir. And you have just enlightened about the so many facts, just as women empowerment, social justice. जय हिंद टू ऑल। हम सभी आज यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के आयोजन के लिए एकत्रित हुए हैं। भारतीय संविधान के जनक और भारत में उत्पन्न हुई असमानताओं को खत्म करने वाले सबसे एक बड़े समाज सुधारक के रूप में उन्हें जाना जाता है। इसी संदर्भ में वर्ष 1990 में उन्हें भारत रत्न के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिला शिक्षा से लेकर जितनी भी असमानताएं उस समय थीं, उन असमानताओं को ख़त्म करके उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां किसी भी तरीके की असमानता स्त्री और पुरुष के बीच में नहीं हो। और वास्तव में ये सपना काफ़ी कुछ हद तक उनका सच हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी कुछ ना कुछ कमी है, कहीं ना कहीं आज भी हमें कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। ये उम्मीद रखी जा रही है कि भविष्य में शायद ये अंतर भी समाप्त हो जाए। आज अगर हम अपना आंकड़ा देखें या बाबा साहब अम्बेडकर के वक्तव्य सुने या उनकी लिखी हुई
आर्टिकल्स को पढ़ें तो उसमें उन्होंने महिला समानता की हमेशा बात करी है। आज शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाएं अग्रणी हैं, हर क्षेत्र में वो अपना परचम लहरा रही हैं। उन्होंने महिला को अबला नहीं सबला बनने की एक व्यक्तित्व के रूप में देखा था। यहाँ पर एक मैथिली शरण गुप्त जी की 4 पंक्तियाँ याद आ रही हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जगपत के सुंदर समतल में। यहीं पर मैं अपनी गाड़ी को विराम देती हूँ, क्योंकि समय की बाध्यता भी है और समय के साथ साथ हमें चलना पड़ेगा। तो मैं 1 मिनट सर, प्रोफेसर हम तो लंबा सुनना चाह रहे हैं सर अशोक त्यागी सर से। धन्यवाद। जहाँ तक डॉक्टर अम्बेडकर के वैचारिकी की बात थी, बहुत कुछ चर्चा हो चुकी है, उस पर तो चर्चा करना मैं उचित नहीं मानता। मैं कुछ वो पक्ष बताना चाहता हूँ जो कि बहुत कुछ कम लोग जानते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर का जो विराट व्यक्तित्व है उसको बहुत सीमित कर दिया जाता है, किसी जाति विशेष के लिए कर दिया जाता है। जबकि ऐसा है कि डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन के उत्थान के लिए जितने भी लोग थे वो ज़्यादातर उनके मित्र ब्राह्मण ही थे। जब पूरी आंदोलन हुआ तो उस समय जो है उनके साथ डॉक्टर मुंजे थे, डॉक्टर कलेलकर थे और कामकोची पीठ के शंकराचार्य थे। जब 1935 के अंदर रमाबाई का निधन हुआ तो जो दाह संस्कार की परंपराएं थीं, जो उस समय पुरानी वैदिक परंपराएं थी, उसका पालन करने के लिए नरेंद्र गोरे करके उनके एक मित्र थे जो उनके सहपाठी रहे थे, वो उनके थे। तो पूरा जीवन अगर हम देखते हैं उनका संपूर्ण जीवन, वो सारा जो है कहीं ना कहीं ब्राह्मण उनके सहयोगी रहे, वो ब्राह्मणों के मित्र रहे। उसके बाद भी अगर ये मान लेना कि वो जो है ब्राह्मण नहीं थे या उनका दमन हुआ है, ऐसा दमन हुआ है, जातिवाद था, वर्ण व्यवस्था थी, उसमें परेशानी हुई, लेकिन सहयोग करने के लिए ब्राह्मण भी उनके साथ थे। 1928 के अंदर लाहौर के अंदर जाति तोड़क समाज की स्थापना हुई। भाई परमानंद थे उसके अध्यक्ष थे और वो उसके उपाध्यक्ष थे। भाई परमानंद क्रांतिकारी रहे, बहुत बड़े क्रांतिकारी, भारत में जो है क्रांतिकारी रहे। कालपानी की सजा भी हुई थी उनको। तो जो उनका जीवन रहा है, ये ना माना जाए कि वो जो है बहुत ज़्यादा ब्राह्मण विरोधी थे या ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया। ब्राह्मण समाज भी उनके साथ साथ चला। कुछ थे लोग ऐसे कि जो उनके विरोधी थे, रहे होंगे, उनके साथ अन्याय हुआ होगा, लेकिन उनके उत्थान में ब्राह्मणों की भूमिका भी रही है। इसी कारण यह था कि जिस समय 1935 के अंदर जो है रमाबाई का निधन होता है तो वो जो है संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर सन्यासी भी रह चुके हैं कुछ समय के लिए। तो वो कोट पहना करते थे, तो उस कोट के अंदर उनके डॉक्टर अम्बेडकर के जो गुरुजी थे अम्बेडकर, उनका एक पत्र रखा हुआ था। 28 साल तक उन्होंने वो पत्र अपनी जेब में रखा, अपने गुरु का। उनका आप साहित्य पढ़ के देख लीजिए, जिस समय धर्मांतरण करते हैं वो, तो धर्मांतरण शब्द का प्रयोग नहीं किया था उन्होंने मतांतरण शब्द का प्रयोग किया था डॉक्टर अम्बेडकर ने, जिसको आज हम जो है धर्मांतरण कह देते हैं। वो सनातन परंपरा के मध्य ही रहना चाहते थे। उन्होंने जब ये बौद्धिज्म अपनाया तब उन्होंने कहा था कि मैं भारतीय संस्कृति की जड़ों से अलग होना नहीं चाहता, मैं अपने समाज को भारतीय संस्कृति के मध्य ही रखना चाहता हूँ। उसके बाद जो है वीर सावरकर ने उनको एक पत्र लिखा कि आपने जो है हिंदू समाज या भारतीय समाज के लिए बहुत उत्थान का कार्य किया है। आपने दूसरी धर्मों में जो विदेशी धर्म हैं उन्हें जाने से हमारे बंधुओं को रोका है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने उनको फिर एक लेटर लिखा था, उसका ये था, आप पत्रावली देखिए डॉक्टर अम्बेडकर की, उसमें है लिखा हुआ। उन्होंने कहा था कि 100 वर्ष बाद भारत का हिंदू समाज में याद करेगा कि मैंने हिंदू समाज के लिए क्या उपकार किया है। यार बातें बहुत हैं लेकिन समय की बाध्यता है, इसलिए थैंक यू सर। एंड जैसे कि आपने बताया कि आपने तो वो उदाहरण प्रस्तुत किए कि उनके साथ कौन कौन थे, और यही नहीं कि सभी वर्ग के लोग उनको चाहते थे। तो ये भी एक शोध का विषय है और इस सिम्पोजियम में निकल के आ रहा है कि भी चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे इकोनॉमिक्स की व्यवस्था हो, चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे वुमेन की बात हो, चाहे सोशल जस्टिस की बात हो, ये सारी चीज़ें हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए और ये जानना चाहिए कि आखिर अंबेडकर जी का स्पेशलाइजेशन क्या था। अगर हम इसको ढूंढने की कोशिश करें तो अपने आप में ही ये रिसर्च का एक विषय हो जाएगा। और इसी कड़ी में, क्योंकि आज हमारे बीच में जस्टिस राजेश चंद्रा जी हैं और डायरेक्टर सरदार पटेल सुभारती कॉलेज से, और आप
रिटायर्ड जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट हैं, आपका प्रेसिडेंशियल भाषण के लिए सब वेट कर रहे हैं सर। तो आप एक्सप्लोर आज अम्बेडकर जी के बारे में बताएंगे कुछ हमारे बीच में। Jai Hind. I will not take much time and I will read with the paper. Today we gather with a sense of deep respect and reflection as we observe Mahaparinirbhan Divas, the death anniversary of Dr. Ambedkar. This day is not merely a moment to mourn a loss. It is an occasion to revisit the extraordinary legacy of a man who fundamentally reshaped the social, political, and moral fabric of our nation. Born into a society deeply divided by caste and discrimination, Dr. Ambedkar converted adversity into strength and transformed personal sufferings into a powerful movement for social reform. His work stands as testament to the belief that true progress cannot be built on the foundations of inequality. He championed the cause of the oppressed, fought relentlessly against social injustice, and believed that every individual, regardless of birth, deserves an equal opportunity to rise. As the chief architect of Indian Constitution, Dr. Ambedkar gave India a document that is both visionary and human. He entrusted that our Constitution guarantees fundamental rights, prohibits discrimination, and provides protective measures for those historically marginalized. His insistence on liberty, equality, and fraternity was not just theoretical, it was a roadmap for a just society. On this solemn day, as we pay homage to his memory, we must also renew our commitment to the values he lived and died for. Dr. Ambedkar's legacy is not confined to statues or anniversaries. It lives in our actions, our institutions, and our collective will to build a more just and equitable nation. The greatest tribute we can offer him is to continue the journey he began, challenging injustice, empowering the vulnerable, and upholding the dignity of every human being. Thank you. आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि इतने वर्षों में हमने बहुत तरक्की की है, बहुत उन्नति की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। और जो हमारे यंग ये साथी बैठे हुए हैं, तो उनसे कहना चाहूँगा कि नए दौर के चिरागों, तुम्हें कितनी हसरतों से वो मकान तक रहे हैं जहाँ रोशनी ना पहुँची। बहुत कुछ करने के लिए बाकी है, आप लोग आगे बढ़ें, मशाल के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जैसे कि अभी आपने सुना डॉक्टर राजेश चंद्रा जी को, आपने कई पॉइंट्स उनके बारे में बताया और कहा कि चीफ आर्किटेक्ट ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के हैं। साथ ही आपने फोकस किया कि वो विजनरी रहे हैं और उन्होंने एक काम किया था कि उन्होंने अपनी बात कर रही थी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको होना चाहिए। तो आज भी हम ये रिलेवेंस है उनकी बातें, और जैसे कि आपने मोटिवेशन में भी कहा, तो एक थोड़ा सा मैं भी सुना देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अंत सेशन ये हमारा चल रहा है। एक कोई मैं ऑथर तो नहीं जानता हूँ, लेकिन कॉपीराइट उसमें तो नहीं, पर क्योंकि पब्लिक डोमेन में है, यूट्यूब में ये उसमें है एक कविता, सुनो गौर से भारत वालों मैं अंबेडकर बोल रहा हूँ। सुनो गौर से भारत वालों मैं अंबेडकर बोल रहा हूँ, जरा इधर भी ध्यान लगाओ, ज्ञान चक्षु खोल रहा हूँ, ज्ञान चक्षु मैं खोल रहा हूँ, मैं अंबेडकर बोल रहा हूँ। लीचिंग मॉब कराने वालों, नफरत को फैलाने वालों, झूठे सत्य बनाने वालों, नियत तुम्हारी तोल रहा हूँ, मैं अंबेडकर बोल रहा हूँ, मैं अंबेडकर बोल रहा हूँ। मेरा वक्त बताने वालों, जाति भेद जताने वालों, हिंदू राष्ट्र बनाने वालों, पोल तुम्हारी खोल रहा हूँ, मैं अंबेडकर बोल रहा हूँ। वो सनातन वाली बात कहते हैं, और इसीलिए देवी उसे बताने वालों, दासी उसे बनाने वालों, नाहक उसे सताने वालों, तुम पर हमला बोल रहा हूँ, मैं अंबेडकर बोल रहा हूँ। ये नारी पे उन्होंने वुमेन पे लिखा है।
कि कभी हम देवी बना देते, कभी दासी बना देते, तो ये सब जगा रहे हैं। मजहब पर लड़ाने वालों, दंगों को कराने वालों, जनता को भरमाने वालों, भेद तुम्हारे खोल रहा हूँ, मैं अम्बेडकर बोल रहा हूँ।